अस्सलाम वालेकुम। तो जो क्लास 9th का फिज़िक्स का टॉपिक हम जो कंसीडर पढ़ रहे थे वो था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या था? हमने पढ़ा था कि एक लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, बॉडी है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब वो मूव नहीं कर रही। अगर इस बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल होता, वो हमारे पास स्टेट क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है ऊपर से, उसको हम कह सकते हैं F1। एक फोर्स राइट साइड से अप्लाई हो रही है, उसको हम कह सकते हैं F2। और एक फोर्स लेफ्ट साइड से अप्लाई हो रही है, उसको कह सकते हैं F3। एक फोर्स नीचे से अपवर्ड अप्लाई हो रही है, उसको हम कह सकते हैं F4। अब हम इन सब फोर्सेस को ऐड करें। मैंने आपको बताया था जब हम सब फोर्सेस को क्या करें, ऐड करें। जब हम सब फोर्सेस को ऐड करें F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स बनती थी। क्या बनती थी? रिजल्टेंट फोर्स बनती थी। रिजल्टेंट फोर्स, उसको हम जाहिर करते थे समीशन F से, याद है? अब देखें, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें, जब बॉडी मेरे पास रेस्ट पे होगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगा? बताएं ज़रा। ये मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये फार्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं ना एक्सेलरेशन का। अब देखें, जब बॉडी मूव ही नहीं कर रहा तो उसमें वेलोसिटी होगी नहीं। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अब एक बॉडी है, उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो उसमें फोर्स होगी। देखें ज़रा, हम न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ के आए हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ के आए हैं। क्या था न्यूटन का सेकेंड लॉ? न्यूटन कहता था कि F इज़ इक्वल टू एम ए। एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अगर एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस बॉडी के एक्सेलरेशन पे, और उस बॉडी का जितना मैस है उसके क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए, हमारे पास बॉडी तो थी स्टेट ऑफ रेस्ट में, अब बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो था। अब न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं, F इज़ इक्वल टू एम, वैसे ही आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना था? जीरो। अब देखिए, जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स क्या हो जाएगी? आंसर जीरो। अब देखें, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो। हमने F क्या निकाल दिया? जीरो। ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। अब ये हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम सिंपल। हमने आगे दो टाइप्स पढ़ी थी उनकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। दो टाइप्स पढ़ी थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी कहाँ रहता है? स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, और वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे, उस पर लगने वाला इक्विलिब्रियम कहलाता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बॉल है, ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, तो इसकी मोशन क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखिए, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है? एक सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब देखिए, जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाए? यूनिफॉर्म, तब भी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये मैं प्रूफ करके बता देता हूँ आपको, ये समझिएगा ज़रा। एक बॉडी लेट्स सपोज, उसने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला समझें। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था एस ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूंगा और आपको बताऊंगा इस बॉडी की अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर एक बॉडी मूव कर रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो कैसे होता है। अब ये समझेगा ज़रा। ये हमारे पास रिलेशन हमने किया है, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। अब देखिए, ये एस, अगर एक बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस कवर करे 5 सेकेंड में, कितना? 10 मीटर डिस्टेंस कवर करे 5 सेकंड में, तो वेलोसिटी का आंसर देखिएगा क्या आता है। 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। अब देखें, 5 सेकंड था और 10 मीटर था। अगर मैं इस डिस्टेंस को क्या कर दूं? डबल कर दूं, अगले ही जो सेकंड में बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो हो जाए हमारे पास 20 मीटर, और हमारे पास टाइम हो जाए 10 सेकंड। अब देखिए, तब भी आंसर क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। तो आंसर जब कांस्टेंट आ रहा है तो हमारे पास जो वेलोसिटी डेल्टा वी है वो होता है वी एफ माइनस वी आई। अब दोनों हमारे पास क्या थे? 2 मीटर पर सेकंड माइनस 2, इनको माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। अब इस वेलोसिटी का जो आंसर है इसको हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करें। ये देखें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब वेलोसिटी जीरो, तो पूरी रिलेशन क्या हो जाएगा? जीरो। पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अब एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसमें भी एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तो उस पर भी लगने वाली तमाम फोर्सेस इक्वल होती हैं जीरो के। लेट्स सपोज, समझ लिया आप लोगों ने? अच्छे तरीके से समझना। अगर मेरे पास एक बॉडी क्या है? सीधा मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है जो हमारे पास बॉडी की पहले वेलोसिटी थी और जब फाइनल वेलोसिटी, उनका जो डिफरेंस है वो क्या रहे? सेम रहे, तो हमारे पास बॉडी का जो इफेक्ट है वो होता है यूनिफॉर्म। अब देखिए, हमने यहाँ कवर किया कि 2 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी और 2 ही हमारे पास इनिशियल थी, तो इफेक्ट क्या रहा? जीरो। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या हो गई? जीरो, और उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी क्या हो गया? जीरो। अब देखिए, एक्सेलरेशन जीरो, न्यूटन का थर्ड लॉ इधर भी अप्लाई कर दें, जब एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो। इस तरह हमने ये डायनामिक इक्विलिब्रियम भी प्रूफ कर दिया। आगे हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो वो हैं कंडीशंस हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसकी सबसे पहले क्या आ जाएगी? डेफिनेशन आ जाएगी।
डेफिनेशन आ जाएगी। अब देखें, मैं जो सबसे पहले डिस्कस करूँगा वो करूँगा सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये समझिएगा ज़रा। अब लेट्स सपोज वही वाली एग्जांपल है कि अभी हम पढ़ के आए हैं, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। इसमें कौन सी मोशन होगी, ट्रांसलेशनल मोशन। जी ऐसे ही है ना, इसमें कौन सी मोशन होगी, ट्रांसलेशनल मोशन। समझना, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसमें मोशन क्या होगी, ट्रांसलेशनल मोशन। अब इस बॉडी पे लगने वाली जो तमाम फोर्सेस हैं वही वाला केस है F1 F2 F3। ये जो थ्री फोर्सेस हैं, अगर इनका जो सम है, क्या इन सब को, इन तीनों फोर्सेस को अगर मैं ऐड करूँ F1 प्लस F2 प्लस F3, इन सब फोर्सेस को सम करूँ, ऐड करूँ, तो इनका जो सम है इक्वल आ जाए, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। समझ लगी। अगर मेरे पास एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उस पर जो तमाम फोर्सेज, जो एक्सटर्नल फोर्सेज उस बॉडी पे एक्ट कर रही होंगी, उनका जो सम है इक्वल टू जीरो आ जाए, तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फिर हुई क्या कि समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो। इट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आ गई आपको। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक पैरा ट्रूपर है। क्या है, पैरा ट्रूपर। पैरा ट्रूपर का पता है ना, पैराशूट पहन के जो इंसान नीचे आता है उसको कहता है पैरा ट्रूपर। ये लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक पैरा ट्रूपर। ये मेरे पास एक पैरा ट्रूपर है, ये यहाँ बंदा बैठा हुआ है और ये क्या है, पैरा ट्रूपर। अब देखें, अगर ये बंदा पैरा ट्रूपर पहन के नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, इस पैरा ट्रूपर में बैठा हुआ है। अब देखें, ये इधर आग जलाई होती है। अब देखें, जितनी वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है उतनी ही वेलोसिटी, उतनी ही ये जो फ्लेम है उसको ऊपर धकेल रहा है, ऊपर को पुश कर रहा है। अब देखें, ये फोर्स थी F1 और ये फोर्स थी F2। ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं और ये एक दूसरे के इफेक्ट को भी क्या कर रही हैं, कैंसल आउट कर रही हैं। कैंसल आउट कर रही हैं मतलब एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। मतलब जो टोटल फोर्स बॉडी पे हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करते हुए नीचे आएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है। और अब मैं अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की थोड़ी डेरिवेशन आपको करके दिखाऊं तो आप देखिएगा, तो हमने पढ़ा है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो। तो हमने फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सो ऑन, जितनी मर्जी फोर्सेस लगा दें, उनका जो सम हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, वो समीशन एफ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ये परफॉर्म कर लेना अपने रिलेशन। अब देखें, अगर हम इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनाएं, मतलब हम वेक्टर ड्रॉ कर देना। ये देखें, ये मेरे पास एक वेक्टर फोर्स F1 का और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर फोर्स F2 का। अब देखें, अब मैं अगर यही वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करूँ, मतलब ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, अगर यहीं मैं एक वेक्टर F1 बनाऊँ, ये F2 बनाऊँ और ये F3 बनाऊँ और ये F4 बनाऊँ, ये देखें, ये एक्स वाई प्लेन में मैंने यही चार वेक्टर्स ड्रॉ किए, चार फोर्सेस ड्रॉ की। अब देखें, अब इनका जो सम है ये भी इक्वल टू जीरो आएगा, फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब फिर हम क्या करते हैं, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारा लाजमी प्रूफ करना बनता है, क्योंकि हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी में डील कर रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन में वेक्टर ड्रॉ करें तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे रिजल्टेंट फोर्स का बनेगा वो भी इक्वल टू जीरो बनेगा। ऐसे ही वाई प्लेन में देखें, वाई एक्सिस में देखें, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की क्या है, स्टेटमेंट है। अब आपकी बुक इसके नीचे, इन दोनों डेरिवेशन के नीचे एक स्टेटमेंट लिखती है येलो बॉक्स में, स्टेटमेंट कि हमारे पास ये जो एक्स वाई प्लेन में फोर्सेस का जो सम है ये इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होती है, ये याद रखना बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या आता है, इक्विलिब्रियम। अब हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है। हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं फर्स्ट कंडीशन को, ये जो हमने पढ़ लिया फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था और ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वहाँ हम एक बॉडी को स्ट्रेट लाइन मूव करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे, स्ट्रेट लाइन मूव करवा रहे थे फर्स्ट इक्विलिब्रियम में, इस डायरेक्शन में। अब देखिएगा कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लेट्स सपोज मेरे पास ये एक इर्रेगुलर शेप की क्या है, एक बॉडी है। इसमें ये मेरे पास एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है जिसको हम P से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, P से। अब एक फोर्स इधर से लग रही है इस डायरेक्शन में,
समझ लगी। ये इस फोर्स को कह देता हूँ F1 और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है F2, ठीक है। ये एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। अब मुझे बताएं कि ये बॉडी रोटेट करेगा, बताएं ज़रा। नहीं करेगा। सोचा तो होगा आप लोगों ने, लेकिन ये बॉडी रोटेट नहीं करेगा। क्यों, किस वजह से? अब देखें ये बॉडी किस वजह से रोटेट नहीं कर रहा। अब देखें जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मतलब जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। आपको मैंने पढ़ाया था टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मोमेंट आर्म और फोर्स। हमारे पास अगर फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री, तब हमारे पास टॉर्क क्या होता था, मैक्सिमम। हमने इस बॉडी को क्या करना है, रोटेट करवाना है इस पॉइंट पी के अराउंड, ठीक है। इस पॉइंट पी के अराउंड मैंने बॉडी को क्या करवाना है, रोटेट करवाना है। अब ये देखें ये बॉडी रोटेट नहीं हो सकता, किस वजह से कि हमारे पास मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान तो एंगल यहाँ है 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो ये फोर्स और मोमेंट आर्म की वजह से जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। जब ये हमारे पास, अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन में ना ये ऑब्जेक्ट पड़ा होता और ये ऑब्जेक्ट अगर सीधा ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा होता और तब एक पॉइंट पर फोर्स लगती F1, तब हमारे पास ये देखें मोमेंट आर्म यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारे पास मोमेंट आर्म। अब देखें मोमेंट आर्म और फोर्स, मोमेंट आर्म सॉरी, ये हो गया मोमेंट आर्म और ये हमारे पास क्या हो गई, फोर्स। फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल कितना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तब ये बॉडी ये क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये आपको मैंने बताया ना, ये देखिए नीचे से जब फोर्स लगेगी तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि हमने बॉडी में टॉर्क को क्या करना है, जीरो करना है। हमने क्या करना है, टॉर्क को जीरो। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली डायग्राम है इसमें हमारे पास अगर हम फोर्सेस लगाते हैं 3 4, ये देखें F1 और F2, ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन में लग रही हैं। तो हमारे पास अगर हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें F1 प्लस F2, तो इसका रिजल्टेंट मैं बनाता हूँ समीशन एफ। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हमारे पास फोर्सेस इक्वल टू 0 आ जाएंगे। और अगर मैं इसमें टॉर्क लगाऊं, टॉर्क होता है मेरे पास आर क्रॉस एफ। अभी मैंने देखा कि इस वाली डायग्राम में मेरे पास आर कितना था, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो पुट करें टॉर्क के फॉर्मूले में आर क्रॉस एफ। आर जब है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एफ, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो हमें ये प्रूफ हो गया कि इस डायग्राम में हमारे पास जितनी भी फोर्सेस एक्ट करेंगी उन सब का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो फिर मैं कह सकता हूँ टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, मतलब पहली फोर्स F1 और दूसरी फोर्स F2 से जो टॉर्क 1 और टॉर्क 2 जनरेट हुआ, वो टॉर्क 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं, तब इनका जो समीशन टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क निकलेगा वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ, ठीक है। हमने इस सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में टॉर्क का समझो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। हमने रोटेशनल मोशन को निग्लिजिबल करने के लिए टॉर्क को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन मतलब ये बॉडी को रोटेट करने से हमने रोकना है। अब अगर हम मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री कर दें तो हमारे पास बॉडी रोटेट नहीं हो सकेगा। और अगर यही इसी केस में, और अगर हम दूसरी एग्जाम्पल जो आपकी बुक ड्रॉ कर रही है यही वाली इरेगुलर शेप वाली, वो मैं दोबारा ड्रॉ करूँ, देखते हैं ज़रा। अब इसने ये जो रोड है ये परपेंडिकुलर लिया था। अब एक फोर्स वो इधर लगा रहा है F1 और इधर एक फोर्स लगा रहे हैं F2। अब देखिए दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिगर जो 2 है आपके पास, डायग्राम 2 इस वाले डायग्राम के बिल्कुल सामने साइड पे, ये इसी साइड पे है कि उसमें इधर इसमें रोड को इसने परपेंडिकुलर खड़ा किया, दो फोर्सेज लगा रहे हैं। फोर्सेज से टॉर्क निगलिजिबल नहीं हो सकेगा क्योंकि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होने की वजह से हमारे पास टॉर्क है वो 0 नहीं होगा। अब फोर्स कैसे 0 होगी, देखें फोर्स कैसे 0 है। फोर्स की हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस वजह से फोर्स, ये बॉडी रोटेट नहीं होगा, बॉडी रोटेट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो हम फोर्सेस ले रहे हैं ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देगी, कैंसिल कर देंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0, सिंपल। अब देखें इस केस में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जो डेरिवेशन बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी, डेरिवेशन बनेगी, वो क्या बनती है हमारे पास, देखें ज़रा। तो डेरिवेशन बनेंगे इसमें हमारे पास टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 अप टू सो ऑन इक्वल टू सिग्मा टॉर्क इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन सब टॉर्क का सम लें, ये टॉर्क समीशन टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अदरवाइज ऑन द अदर हैंड फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन समीशन F इक्वल टू 0। अब ये देखें इसी केस में हमने टॉर्क को इक्वल टू 0 नहीं भी किया और फोर्स को कंडीशन फर्स्ट ऑफ कंडीशन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो गई। अब ये एग्जांपल MCQs नोट करना है आप लोगों ने, MCQs नोट करना है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन जो हमने दूसरी डायग्राम पढ़ी है ना, जिसमें ये वाली डायग्राम थी परपेंडिकुलर वाली, जिसमें फोर्स F1 और F2 इधर लग रही थी, इस वाली डायग्राम में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होती है बट सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब टॉर्क हम 0 नहीं कर पाए, ठीक है, ये याद रखना है।
लास्ट और आखिरी पॉइंट हमारे पास इसी टॉपिक के आखिर पे लिखा हुआ है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब देखिए कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी में बॉडीज कंसीडर करें, ये फर्स्ट वाली कंसीडर कर लें, ये वाली, ये जो हमने कंसीडर की थी ये वाली बॉडी, ये फिगर, इसको नाम दे दें फिगर 1 का, और इस वाले फिगर को नाम दे दें फिगर 2 का, ठीक है। फिगर 1 जो हमने कंसीडर किया, इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड थे, एफ भी 0 था, और समीशन टॉर्क भी क्या था? 0। अब देखें इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाइड है, और सेकंड भी हमने बॉडी को रोटेट भी नहीं होने दिया, और बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम इक्वल भी 0 के कर दिया। अब देखें वो बॉडी, वो केस, वो सिस्टम जिसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम दोनों एट अ सेम टाइम दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं, तब बॉडी किस इक्विलिब्रियम में रहता है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। तब बॉडी किस इक्विलिब्रियम में रहता है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। ये आपकी बुक की येलो बॉक्स की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है। एक बॉडी तब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहता है जब उस पर लगने वाली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों का जो सम है इक्वल टू 0 आ जाए, तब बॉडी किस स्टेट में रहता है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।